देहरादून और उधम सिंह नगर में एनआईए की छापेमारी। गन हाउस के मालिक परीक्षित नेगी और शकील अहमद के घर और दुकान में एनआईए का छापा। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रोड शो के पहले दिन मिली बड़ी सफलता। 2 कंपनियों के साथ 3000 करोड़ का एमओयू साइन। सीएम धामी की मौजूदगी में साइन हुआ एमओयू। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र को घेरा। कहा, जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया वो खोखला साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर करेगी कार्य। प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा पहुंचा 2400 के पार। पिछले 24 घंटे में 7 जिलों में आए 74 नए केस। पौड़ी में सबसे ज्यादा 32 मामले। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। खटीमा पुलिस ने फेसबुक पर हथियार लहराने वाले गुरप्रीत सिंह पर कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपनी प्रोफाइल पर अवैध तमंचे और कारतूस का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के मुताबिक उसने पुलिस के डर से अवैध तमंचा जंगल में फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में तमंचे की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही साथ आरोपी गुरप्रीत को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। राम हल्दी मजोला चौकी के अंतर्गत आता है, वहाँ के रहने वाले हैं गुरप्रीत सिंह। तो इसके द्वारा फेसबुक पे एक रील डाली गई थी और उसमें तमंचे के साथ इनके द्वारा कुछ उसमें गाना भी चला रखा था बैकग्राउंड में, तो जिससे समाज में एक भय का माहौल हो रहा था और ये वैसे भी कानून का उल्लंघन है। तो इस पे कल खटीमा पुलिस के द्वारा इसके यहाँ दबिश दी गई और इसके कब्जे से 5 जिंदा 32 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं और इस पे आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के महत्व को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी अवसर पर राजधानी देहरादून में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और स्वच्छता का महत्व बताया। लक्सर में बाढ़ पीड़ितों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आगामी 2 अक्टूबर को कांग्रेस के युवा नेता मोनू कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसका लक्ष्य बाढ़ प्रभावित किसानों को उचित मुआवजे के रूप में 8,000 रुपए प्रति बीघा दिलाना है, जबकि सरकार इन दिनों प्रभावितों को 1100 प्रति बीघा मुआवजा दे रही है। इस दौरान युवा नेता मोनू कुमार वर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुआवजा भी सबको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि चुनिंदा बीजेपी के लोगों को ही दिया जा रहा है। आपके बीच भव्य रैली होने जा रही है और एक मंच प्रोग्राम है। उसका लक्ष्य यही है, जो हमारे किसान भाई हैं वे बहुत दुखी हैं और बहुत पीड़ित हैं। जो हमारे अभी भी पीछे बाढ़ के कारण गन्ना खत्म हो गया, उसका मुआवजा 1100 रुपये बीघा उचित किया है गवर्नमेंट सरकार द्वारा। 1100 रुपये बीघा दे रहे हैं, वे भी सबको नहीं मिल पा रहा। 1100 रुपये बीघा भी सबको नहीं मिल पा रहा, चुनिंदा आदमी को मिल पा रहा है, जो बीजेपी का है उन्हें मिल पा रहा है। एक तो मुआवजा की राशि 1100 से हटा के 8,000 रुपये बीघा करी जाए और सब आदमी को उसका लाभ मिल सके। मेन मकसद इसका यही है, हमारी इस सभा का। लक्सर तहसील क्षेत्र के खड़ंजा कुतुबघर गांव में रेलगाड़ी की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो पता चला कि रेलवे ने एक विशेष औचक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसकी सूचना किसी को भी नहीं थी। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों सहित मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तमाम चाक चौबंद और पर्याप्त व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा, ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो।
हमें ये सूचना मिली थी कि एलसी नंबर 502 पे एक्सीडेंट हो गया है, 1000 आदमी कैजुअलिटी हो गई है। तो उसके बाद में हम तुरंत वहां से निकले, तो हमारा सारा स्टाफ भी यहाँ पे समय पे पहुंच गया था और यहीं आके मालूम चला कि ये मॉक ड्रिल थी और ये बड़ा अच्छा रहा कि कुछ नहीं हुआ। लगातार बढ़ते साइबर अपराध को रोकना एक बड़ी चुनौती है। समझदारी और जागरूकता से इस तरह के अपराधों से बचा जा सकता है। इसको लेकर एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है। इसके बचाव के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम जागरूकता फैलाते हैं। इसी के तहत हमने एआई बेस्ड कॉमिक्स की शुरुआत की है, जिसे हम हर सप्ताह जारी करते हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि जितने आप जागरूक होंगे उतना ही साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो सभी को पता है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो इनका काम करने का तरीका है, ठगी करने का तरीका है, वो भी चेंज होता जा रहा है। रोज़ नए नए तरीके के ऑनलाइन स्कैम है वो सामने आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क जो है, जो उसको कंट्रोल करने के लिए, वो अवेयरनेस है। हम लगातार इसमें अवेयरनेस की कार्रवाई करते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। रिसेंटली हमने एक एआई बेस्ड अवेयरनेस कॉमिक्स भी स्टार्ट की है, क्योंकि हम हर मंडे को रिलीज़ करते हैं। तो हमारा लोगों से यही रहता है कि जितना आप इससे सावधान रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ही इसको साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नए तरीके से पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, एआई बेस्ड कॉमिक्स की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गांधी परिवार को हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि हरिद्वार लोकसभा में इतना विकास हुआ है कि हर किसी की नजर हरिद्वार पर है। इसलिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो भी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहता है, वो खुलकर चुनावी मैदान में आ जाए। फैसला जनता को करना है। सांसद निशंक ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की बयानबाजी पर पूछे गए सवाल पर ही जवाब दिया। इस दौरान निशंक ने संसद के विशेष सत्र में पारित किए गए महिला आरक्षण विधेयक की तारीफ की, साथ ही सरकार की कई अन्य उपलब्धियों को भी गिनाया। हरिद्वार हमारा बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। हरिद्वार दुनिया की राजधानी है आध्यात्म की, और हमने बहुत सुंदर सजा रखा है हरिद्वार। अब सबकी नज़र हरिद्वार पर आ रही है, तो सब आमंत्रित हैं ना, आओ तो आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। चुनना तो जनता ने है, तो मैं तो स्वयं ही निमंत्रण दे रहा हूँ लोगों को, आ सकते जो आ सकते आ जाओ। मैं तो सबको ही कह रहा हूँ, प्रियंका हो, सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, जिसको भी जो नाम आप ले रहे हैं, उन सभी को कह रहे हैं आओ तो। हरिद्वार के लोग दिखाएंगे कि उनकी मंशा क्या है। एक तरफ तो जहां सरकार जल जीवन मिशन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जोशियाड़ा क्षेत्र में पिछले 4 महीनों से लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की आपूर्ति न होने पर यहां रह रहे किराएदारों का कमरा खाली करना मजबूरी का कारण बन गया है। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण लाइनें चाक चौबंद हैं। अब जिनको ठीक करने का काम किया जा रहा है, जल्द ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। जोशियाड़ा में जब से बरसात हुई है, तो उस समय कारण ये बताया गया है कि बरसात के कारण लाइन टूटी है, और उसके बाद फिर 1-2 दिन में थोड़ा सा पानी आया। उसके बाद व्यवस्थाएं बहुत चरमरा रखी हैं। यहाँ पर इतनी समस्या है, वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही समस्या रहती है। पहले इन्होंने कहा कि लदाड़ी में टैंक बनेगा तब आपके यहाँ पानी आएगा, फिर बोला कि अब लिफ्ट बन रही है फिर आपके यहाँ पानी आएगा। विगत 15 सालों से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिस्टम अभी तक बन नहीं पाया प्रॉपर, जो बनना चाहिए था। ये तो यहाँ पे इंजीनियर लोग घर पे सोए रहते हैं और मज़े से ऑफिस में अपनी मंथली सैलरी ले रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला, बोलने वाला नहीं है। और आज भी एक्शन साहब से मिले, असिस्टेंट इंजीनियर साहब से मिले, पर वही कि कल पानी आ जाएगा, पर अभी तक वो उम्मीद है पर आया नहीं। पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
और हम लोगों को पानी के लिए बहुत तरसना पड़ता है। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इस जो यहाँ पे 2-3 लाइनें भी बीत चुकी है, लेकिन आज तक जो लोगों के गले अभी सूख चुके हैं और इन नलों में पानी नहीं आ रहा है 4-5 महीने से। इसकी बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान त्वरित हो। क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है और उनका एक डेलीगेशन भी आज आया था हमारे पास, तो उनको हमने पूर्णतः जो है आश्वस्त कर दिया गया है कि 1-2 दिन में पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। और कुछ थोड़ा क्योंकि पूर्व से जो है बरसात में जब लाइनें चौक हो गई थी, तो कुछ लाइनों में अभी भी थोड़ा दिक्कतें आ रही है, कहीं एयर लॉक हो गई होगी, कहीं जो है कबाड़ फंस गया होगा, कुछ इस टाइप से। तो 1-2 दिन में जो है उसको सॉर्ट आउट करवा। देहरादून जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद डोईवाला तहसील प्रशासन अवैध खनन व भूमाफियाओं को लेकर सख्त हो गया है। उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर तहसील प्रशासन की टीम अवैध प्लॉटिंग व सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन की टीम द्वारा अवैध खनन कारोबारियों पर भी नकेल कसी जा रही है। 2 दिन पूर्व डोईवाला के भानियावाला में अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया, तो वहीं तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दूधली क्षेत्र के सुसवा नदी में अवैध खनन कार्य में जुटी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज किया गया। इससे पहले भी तहसील प्रशासन द्वारा लगातार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जाती रही है। डोईवाला उप जिला अधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर जो कार्रवाई की जा रही है वो निरंतर जारी रहेगी। डीएम मैडम के निर्देश के अनुसार हम लोग कंटिन्यूसली जो अवैध खनन करता है और जो भूमाफिया है उनके खिलाफ हम कंटिन्यूस कार्रवाई करें। डीएम मैडम के निर्देश के अनुसार हम लोग कंटिन्यूसली जो अवैध खनन करता है और जो भूमाफिया है उनके खिलाफ हम कंटिन्यूस कार्रवाई करें। शहर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जहां लगातार जगह जगह फॉगिंग और लार्वी साइट का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं डेंगू का लार्वा मिलने पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। नगर निगम द्वारा डेंगू लार्वा पाए जाने पर अब तक करीब 400 चालान काटे गए हैं, जिससे निगम द्वारा 12 लाख की धनराशि जुटाई गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मिलकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रहे हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा कि डेंगू को लेकर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जब उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोगों में भी व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डेंगू से बचाव को लेकर प्रचार प्रसार के लिए अतिरिक्त वाहन भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है। पिछले 15-20 दिनों में प्रयास रहे हैं, उससे काफ़ी एक संख्या भी जो है कम कंट्रोल में आई है, पेशेंट्स की संख्या कंट्रोल में आई है और नए केसेस भी थोड़े से कंट्रोल होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सब कोई भी एफर्ट्स हैं तो उसको ट्रांसलेट होने में थोड़ा सा समय लगता है और अब उसके नतीजे दिखने भी लग गए हैं और हमें आशा है कि इस तरीके से हम लोग जो आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। पैम्पलेट्स के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम दोनों मिलकर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ती भी घर घर जाके सूचना दे रही है। नोडल ऑफिसर जो जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित कर दिया गया है, जो अपने वार्ड में कार्रवाई कर रहे हैं। लार्विसाइडल का स्प्रे लगातार हम लोग करवा रहे हैं और फॉगिंग की कार्रवाई भी कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा आयोजित माता मूर्ति उत्सव समारोह का उल्लासपूर्वक समापन हुआ। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने माता मूर्ति मंदिर में दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अपने संदेश में माता मूर्ति मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने भी बामन द्वादशी माता मूर्ति मेले की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के 3 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित ने बताया कि इस मानसून सीजन में अब तक 1202.4 mm बारिश हुई है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई भी हुई है। मौसम की बात करें तो अभी जो उत्तराखंड में आगे आने वाले 4-5 दिनों में ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल या बागेश्वर जनपदों में हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके अलावा ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। और मानसून की बात करें तो नॉर्मल जो डेट है उत्तराखंड से विड्रॉल की, वो 30 लास्ट जो वीक है सितंबर का 30 के आसपास कम्प्लीटली जो विड्रॉ हो जाता है।
तो इस साल भी अभी जो है विड्रॉल कल जैसे है तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ है मानसून विड्रॉल, तो ऐसे विड्रॉल लाइन बढ़ेगी तो उसी के जो है 30 के आसपास ही उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी विदा। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से सटे जोशियाड़ा क्षेत्र में बीते 10 सालों से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। महिलाएं अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें अपनी व्यथा खुद बयां कर रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह स्थानीय लोग पानी से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक कई बार मौके का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। मोहल्ले में 70% पूर्व सैनिक रहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यहां भवन बनाने में लगा दी, लेकिन पानी के चलते कई सैनिक अपना भवन बेच चुके हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अगर 30 सितंबर तक यहां नाले का निर्माण नहीं किया गया तो नेशनल हाईवे पर जाम किया जाएगा। से मुलाकात की और 4 दिन का अल्टीमेट दे रखा डीएम साहब को। अगर डीएम साहब 4 दिन के अंदर अंदर काम शुरू नहीं हुआ तो हम 5 दिन चक्का जाम और हाईवे जाम करेंगे। तो ये जाम तब तक रहेगा जब तक हमारा निर्णय या हमें आश्वासन पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। 18 साल हो गए, उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। काले समंदर एरिया के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। बारिश में जो है वहाँ पर पानी जो है करीबन 3 घाटों का पानी आ जाता है। वहाँ 3 घर जो है वहाँ पर चल सकते हैं। घरों में पानी घुसता है, पूरे घरों में भी घुसता पानी, एक घर में नहीं पूरे घरों में पानी घुसता है। नीचे वाली मंजिल जो पूरी जो है फुलअप होती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जब भी कालेश्वर में जल चढ़ाने के लिए जो भी पाठ पूजा वहाँ पर होती है तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा तंग है और बराबर वहाँ पर पानी रहता है। और खासकर अगर मैं बरसात की अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा मतलब वो नाला पूरा जो है नदी का रूप ले लेता है और लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगी रहती है और बच्चों को खासकर जो है उनके पेरेंट्स को कंधे पर ले जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। जोशियाड़ा महाकालेश्वर जो कि आस्था का केंद्र है, वहाँ पर रास्ता जो है चौड़ीकरण हो जाए और बराबर वहाँ पे जो है आवाजाही अच्छी तरह से रहे। कालेश्वर मार्ग के लिए हम भी चिंतित हैं, प्रशासन भी चिंतित है और लगातार हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने नहर के ऊपर भी मकान बना दिए हैं। लोगों ने पानी का रास्ता भी नहीं छोड़ा। पैसा खर्च करने वाली बात नहीं कि 5-7 लाख रुपए खर्च कर दोगे। तो परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए जो डांग नाले से जो पानी आता है उसके लिए बाकायदा वो कंसेंट नाले को तरफ जो है डाइवर्ट करने के लिए जो उसका एस्टिमेट जो है उत्तराखंड सरकार के जो आपदा न्यूनीकरण वहाँ भेजा गया है। जो आपका जो कालेश्वर मार्ग है उसकी स्थिति भी ऐसी है। अब कालेश्वर मार्ग के आगे जो है लोगों ने जो है नहरों के ऊपर मकान मार के पानी कहाँ से जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उस बात को समझते हैं। और मैं कम से कम 3 बार जो पूरे जहाँ से वो रास्ता गुजरता है, जहाँ घरों में पानी घुसता है, खुद वहाँ गया हूँ। लेकिन हम उसके लिए पूरा प्रयासरत हैं और ये खाली धरना और उससे अगर काम होता है तो अच्छी बात है। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। आवासीय परियोजना के अंतर्गत बेल्डी रुड़की को 628, श्यामनगर गदरपुर उधम सिंह नगर के तहत 238, गंगापुर गोसाई के तहत 120, उकरौली सितारगंज के तहत 319 लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया। वहीं ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने का काम किया गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे प्रदेश में विभिन्न लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 2017-18 से योजनाएं स्वीकृत थी और 20 परियोजनाओं को हम लोग अपने प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें आज रुड़की बेलड़ी आवासीय परियोजना हरिद्वार में जो चल रही है उसमें 628 लोगों को, श्यामपुर गदरपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में जो चल रही है उसमें 238 लोगों को, गंगापुर गोसाई आवासीय योजना उधम सिंह नगर में चली 120 लोगों को, उकरौली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 319 लाभार्थियों को, यानी कुल 1305 लोगों को सीधा लाभ देने का हमने जो अभी कार्यक्रम किया। उन लाभार्थियों को बुला के उनके सामने पारदर्शी तरीके से लॉटरी ऑनलाइन निकाल के उनको आवंटन पत्र हमने जारी किए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआ के वार्ड नंबर 1 में अमृत योजना के तहत किए जा रहे पेयजल पुनर्गठन कार्य का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को परेशानियों का समाधान हो सके। वहीं जल निगम के अधिकारियों ने कार्य शुरू करते हुए 1 सप्ताह में कार्य पूरा करने का भरोसा जताया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 12 करोड़ 60 लाख की लागत से पेयजल पुनर्गठन का कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पेयजल की लत दूर की जा सके। समस्या लाल कुआं में थी। केंद्र सरकार से हमने 12 करोड़ 60 लाख मांग करी थी, जो अमृत योजना में स्वीकृत हो गया, जिसका काम भी प्रारंभ हो रहा। थोड़ी दिक्कत आती है, हमारी छोटी गलियां हैं, अगर आप गड्ढा खोद देंगे पाइपलाइन के लिए, उसमें पाइप नहीं डालेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, कई लोग गिर जाते हैं। सारे बिजली का कार्यालय इधर ही है, हमारा स्कूल इधर हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, और क्लिनिक इधर हैं। रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं लाने की चीज़ें होती हैं, दुकानें इधर हैं। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सबसे कहा कि तुरंत इसको ठीक करें। मैंने तत्काल प्रभाव से इनके अधिकारियों को, एक्शन को, जो भी इनके सुपीरियर अधिकारी हैं, सबसे कहा कि तुरंत इसमें टाइम दीजिए कि किस टाइम से आप इसे शुरू करें। डोईवाला में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ओर से गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह पहुंचे और मेडिकल के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान मेजर जनरल जे देवनाथ, लेफ्टिनेंट कर्नल गौतम वासनिक, मेजर अंकित डांगी, मेजर रेड्डी सहित हिमालयन हॉस्पिटल की डॉक्टर रेणु धसमाना सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जब मैं अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहा था तो पहले मैंने एक शौर्य दीवार देखी। उससे मुझे समझ आया कि ये इंस्टीट्यूट हमारे देशभक्तों की, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, कितनी इज्जत करता है। तो वहीं से मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे मेरे अंदर जो एक श्रद्धा, अपने आप श्रद्धा बननी शुरू हो गई। उसके आगे आया मैं, उसके आगे मैंने देखा स्कूल्स ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपको स्कूल्स ऑफ लर्निंग मिलेंगे, स्कूल्स ऑफ हायर लर्निंग मिलेंगे, लेकिन ये शब्द स्कूल ऑफ हायर एंड एथिकल लर्निंग आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। उससे फिर मुझे महसूस हुआ कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ वो एक बाकी आम इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि जहाँ आप पैसे के लिए एजुकेशन बांट रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का, इस संस्था का जो स्वामी राम ने स्थापित की थी बहुत पहले, उसी आदर्श पे आज भी इंस्टीट्यूट चल रहा है। और उन्होंने जो बोला था कि सेवा के साथ और काइंडनेस के साथ सीखो और काम करो, उसी आदर्श पे इंस्टीट्यूट चल रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष माता मूर्ति उत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि माता मूर्ति उत्सव से पहले माड़ा गांव से भगवान बद्री विशाल के क्षेत्रपाल रक्षक घंटाकर्ण महाराज 25 सितंबर शाम को बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर बद्रीनाथ भगवान को माता मूर्ति आने का न्योता देंगे। 26 सितंबर को भगवान बद्री विशाल देवडोली में बैठकर माता मूर्ति देवी को मिलने जाएंगे और मां माता मूर्ति से बद्रीनाथ भगवान की कुशल क्षेम बताएंगे। 10 बजे बाल भोग के पश्चात उद्धव जी की डोली सहित रावल धर्माधिकारी, मंदिर समिति के पदाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन माता मूर्ति पहुंचेंगे। रास्ते में पर्यटक गांव माड़ा की महिलाएं उद्धव जी को जौ की हरियाली भेंट करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से पूर्व उद्धव जी डोली में बैठकर श्री बद्रीनाथ धाम को वापस आ जाएंगे और बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। शाम के समय बामड़ी गांव से कुबेर जी के पशुआ बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेंगे और धार्मिक रस्म संपन्न होगी। इसके बाद अभिषेक, पूजा अर्चना और दिन का भोग माता मूर्ति मंदिर में विधि विधान पूर्वक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।